नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी समय की घटना है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 22 जून 2019 की है। थाना था ज़रीफ नगर, जनपद बदायूं। शाम करीब 3:30 बजे श्री मुलाजिम, बाप का नाम मुश्ताक अली, गांव और थाना ज़रीफ नगर, ये थाने पर पहुंचे। थाने पर इंस्पेक्टर उस समय पंकज लवानिया मौजूद थे। पंकज लवानिया ने आने का कारण पूछा। उन्होंने एक टाइप शुदा दरखास्त उनके सामने रखी। उसमें अंकित था कि मेरे अब्बू मुश्ताक अली घर के सामने रास्ते के बराबर अपनी चारपाई पर रात में सो रहे थे। रात को 1 बजे मेरे अब्बू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, मार दिया, मार दिया। ये आवाज़ सुनकर मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहन तस्कीन, हम लोग भाग के बाहर आए। हम लोगों ने ये देखा कि उनके शरीर से, बिस्तर से एक अजीब गहरा सा धुआं उठ रहा है। बहुत गहरा सफ़ेद धुआं, और फिर धीरे धीरे वो काला होने लगा। अब्बू हमारे बोलने की कोशिश कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज़ उनकी साफ नहीं आ रही थी। अचानक वो उठे और बिना किसी डायरेक्शन के वैसे ही भागने लगे और आगे जाके गिर पड़े। उनके बिस्तर से भी वही गहरा धुआं उठ रहा था, लेकिन कोई आग कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैंने जब अब्बू को ज़मीन से उठाने की कोशिश की तो मेरे हाथ में भी पानी जैसा एक पदार्थ लगा, लेकिन उस पदार्थ के लगने के साथ ही बहुत ज़ोर से हाथ में जलन सी होने लगी। मुझे समझ में आ गया कि ये तेजाब सा लग रहा है। मैं भी भीतर भागा, अपना हाथ धोया, बाल्टी में पानी लिया। मेरी पत्नी और मेरी बहन भी पानी लेकर बाहर आए। इस बीच में अब्बू की आवाज़ बिल्कुल निकलना बंद हो गई। हम लोगों ने कई बाल्टी पानी उनके शरीर पर डाला, क्योंकि जो भी हाथ लगा रहा था उसका हाथ जल रहा था और तेजाब से पूरा शरीर, कपड़े और बिस्तर सराबोर थे। ये देखकर जैसे ही पानी डालने के बाद हाथ लगाने से वो उनको उठाया, दूसरी चारपाई में रखा और भाग के हम लोग सीएचसी दहीगवां, जो लोकल हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल दहीगवां, वहाँ ले गया। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने देखा और उन्होंने कहा, साहब ये तो पूरा शरीर इनका तेजाब से जल गया है, इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है, इसे आप बदायूं के जिला चिकित्सालय में ले जाएं, जहाँ बर्न वार्ड में ही इनका इलाज संभव है। हम लोगों ने फ़ौरन किराए की गाड़ी की, अब्बू को बिठाकर जिला अस्पताल ले गए। तब तक सुबह हो गई थी। जिला अस्पताल में डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और देखकर बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पर उन्होंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। अब्बू की आवाज़ से अंतिम बार वही मार दिया निकला। हम लोगों ने सीएचसी दहीगवां पहुंचकर उनसे बहुत जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन उनके कतई उनके आवाज़ जो कुछ बोल रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब अभी तो बहुत साफ साफ चिल्लाए और उनकी आवाज़ सुनकर ही हम लोग भीतर से भाग कर आए, अब क्या हो गया, इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया कि जो भी तेजाब इनके शरीर में लगा है वो इनके मुंह के भीतर भी चला गया, जिससे इनके जीभ और मुंह के भीतर का हिस्सा भी बुरी तरह जल गया है और इसी वजह से इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। इंस्पेक्टर इंचार्ज पंकज लावानिया ने जब पूरी दरखास्त पढ़ी तो उस पर फौरन एफआईआर करने के आदेश कर दिए। क्राइम नंबर 135/19, धारा 326 ए और 302 आईपीसी में अपराध पंजीकृत कर लिया गया। 326 एसिड अटैक की धारा है और 302 हत्या की धारा है। एसिड अटैक और उसके साथ हत्या किए जाने की धाराओं में
अज्ञात व्यक्तियों के या अज्ञात के विरुद्ध ये अपराध दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने थाने से सबको सूचना की वायरलेस से, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वही सेट ड्रिल है पुलिस की। अधिकारियों को बताइए, फॉरेंसिक यूनिट को बताइए, डॉग स्क्वाड को बताइए, सर्विलांस को बताइए, क्राइम ब्रांच को बताइए और फ़ौरन पहुँचने के लिए कहिए। तब तक फोर्स लेकर इंस्पेक्टर मौके पर पहुँच गए। 3:15 बजे, 3:30 बजे की ये सूचना थी, और कस्बे से पास में ही ये घटना थी। 4 बजे तक इंस्पेक्टर मौके पर पहुँच गए। वादी के पिता की मृत लाश लाके घर पे रखी हुई थी। जहाँ पर वो जले थे वहाँ खाट पड़ी हुई थी। खाट का जो बांधने का जो उसका बंधन होता है, जो उसकी पतली रस्सियाँ होती हैं, वो सब भी जल गई थीं। उसके ऊपर रखा हुआ बिस्तर भी खटिया के जलने के साथ साथ नीचे, उसी के ठीक नीचे जब वो जल गया तो वो भी नीचे चला गया और नीचे जल गया। मृतक के जले हुए कपड़े जगह जगह जो पानी डालने के बाद फट गए थे या निकल गए थे, वो जगह जगह बिखरे पड़े हुए थे। पुलिस की वही सेट ड्रिल शुरू हुई, वही पुलिस का टिटिम्मा शुरू हुआ। येलो टेप लगाया गया, डॉग स्क्वाड आया। डॉग स्क्वाड वो इधर उधर, चूँकि मेन रोड की बात है, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, और तमाशबीन चारों तरफ से, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तमाशबीन चारों तरफ से उन्होंने मौके को घेर लिया। सब ध्यान से देखने लगे, और जब कुत्ता वहाँ से उसको स्मेल करा के आगे बढ़ाया जाता था तो इधर उधर भटक रहा था गांव में। आसपास के पड़ोसी भी अपने अपने दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। उनको पता था कि अगर गलती से भी कुत्ता घुस गया तो सालों साल लग जाएंगे अपने आप को निर्दोष साबित करने में। तो वो बिल्कुल मुस्तैद वहाँ खड़े थे कि ऐसा न हो हमारे यहाँ हमारी गैर मौजूदगी में कुत्ता घुस जाए और फिर पुलिस हमको उठाकर थाने पर ले जाए पूछताछ करने के लिए। उसके बाद क्या होगा ये सभी लोग जानते हैं। फॉरेंसिक वाले भी अपना इधर उधर जो जले हुए टुकड़े थे उसके बदन के, मृतक के, वो इकट्ठा कर रहे थे। जो खटिया पर बंधी हुई बाध होती है, मूंज की होती है, कभी कभी सन की होती है, और कुछ प्लास्टिक की भी होती है, जो भी जल गई थी उसके सैंपल्स इकट्ठा किए। बिस्तर में जो जले हुए सैंपल हैं इकट्ठा किए। उसमें जो टाइप ऑफ एसिड है उसका टेस्ट कराने के लिए भेजा जाता है केमिकल लैब एनालिसिस के लिए। उसके लिए ये सब सैंपल्स इकट्ठा किए गए और रूटीन में किया गया। यह पुलिस का जो आवश्यक खेल तमाशा है ये लगभग 3 घंटे चला और उसके बाद ख़त्म हुआ। और तभी जाके बॉडी के पंचायतनामा, और उसके पंचायतनामा के बाद बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजने की नौबत आई। पंचायतनामा भरा गया, बॉडी को सील किया गया और फिर उसे वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। बॉडी को सील करते समय शव की हालत जिन पुलिस वालों ने देखी, जिन परिजनों ने देखी, उनकी रूह कांप गई। आप समझ सकते हैं, तेजाब की जली हुई बॉडी, शरीर पर एक भी बाल नहीं, सारे बाल तेजाब में जल गए, आँखें दोनों जल गईं, पूरा शरीर 1, 2 या 3 फफोलों में, छालों में तब्दील, सभी छालों में बड़ी मात्रा में पानी। उसको छूने से भी वो पानी जब छालों के भीतर हिलता था, देख के रूह कांप जाती थी। परिजन तो सब वहाँ से चले गए। पंचायतनामा के बाद जब बॉडी सील की जाती है, और आवश्यक रूप से सील की जाती है, ये जो कानून है, कानून की बाध्यता है कि बॉडी सील करके ही पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को रिसीव कराई जाएगी। खुली बॉडी सील करने में तमाम आरोप प्रत्यारोप जब मुकदमा ट्रायल पर आता है तो किए जाते हैं, और हमेशा मुलजिम को इसका लाभ मिलता है। बॉडी को सील किया जाना था, और जब पुलिस बॉडी को सील कराती है तो मदद मांगती है कि भाई परिजन हैं, उनके घर की बॉडी है तो वो थोड़ी मदद कर देंगे। क्योंकि नीचे चद्दर को बिछाया जाता है, बॉडी को उसके ऊपर रखा जाता है, चद्दर से उसको लपेटा जाता है, और उसके जो एंड्स हैं उसको सुई तागे से सिला जाता है, और सुई जो तागे की गांठ जहाँ जहाँ होती है वहाँ पर लाख को मोमबत्ती से जला के उसे ड्रॉप किया जाता है, और उसमें जो भी पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरता है वो उसमें अपनी सील लगाता है वो सब इंस्पेक्टर। और उस सील का एक नमूना
पंचायत नामा के साथ डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब वो बॉडी की सील खोलते हैं तो सील को मैच कराते हैं कि जो सील लगाई गई है वही सील है, ऐसा तो नहीं रास्ते में सील तोड़ के बॉडी के साथ छेड़छाड़ करके कोई नई सील लगा दी गई हो। तो परिवार में कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। परिवार का नहीं हुआ तो रिश्तेदार और पड़ोसी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और फिर ये काम पुलिस को ही करना होता है, सो पुलिस ने किया। सिपाही और सब इंस्पेक्टर लगे, उन्होंने ही उस सफ़ेद चद्दर को बिछा के उसके ऊपर बॉडी को रखा। और जब उसकी सिलाई शुरू हुई तो अ, अ, जब उसकी सिलाई शुरू हुई तो जो बड़े फफोले पड़े थे उनमें से फफोले फूट जाते थे, तो जो उसका पानी था वो उस चद्दर के कपड़े के बाहर तक आ जाता था। उस जगह वो बॉडी फिर बैठ जाती थी। फिर उसको चद्दर को थोड़ा और टाइट करके उसको सिलने का काम किया जाता था। यही पुलिस जो हमेशा आलोचना का शिकार होती है। पुलिस पर उंगली उठा देना सबसे आसान है, किसी पुलिस वाले की आलोचना कर देना सबसे इजी है, सबसे सामान्य है। आप प्रतिदिन जो व्हाट्सएप पर, टीवी पर, अखबारों में जो खबरें पढ़ते हैं क्राइम से संबंधित, उसमें 75% से ज़्यादा क्राइम के खबरों में पुलिस की गलती, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की आलोचना जरूर की जाती है। ये किया होता तो ये हो जाता, और यही नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, दुनिया भर की बातें। लेकिन उस दिन की बात, जिन लोगों ने उन 3-4 पुलिस सिपाहियों की और सब इंस्पेक्टर्स को, लाश को पंचायतनामा के लिए उलटना पलटना, चोटों के निशान नोट करने के लिए, छाले की पोजीशन नोट करने के लिए, और फिर उनको सील करने के लिए सफ़ेद चादर पे रख के लपेट के सिल के और उसमें सील लगाने का काम जिन जिन लोगों ने देखा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरी उम्र भर न तो वो पुलिस की आलोचना करेंगे, न किसी से पुलिस की आलोचना सुनेंगे। आखिरकार ये भी पुलिस को ही करना था, सो पुलिस ने किया। वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई और पोस्टमार्टम भी उसी दिन संपन्न हो गया। पोस्टमार्टम में आया कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम बर्न इंजरीज, यानी शरीर पर जलने से आई चोटों और सदमे के कारण मृत्यु का होना पाया गया, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित हुआ। अगले दिन पंकज लवानिया ने डॉग स्क्वाड वालों से जानकारी की, सर्विलांस वालों से जानकारी की, फॉरेंसिक वालों से जानकारी की कि मौके की विज़िट में कोई ऐसी विशेष बात आई हो जो हमें कहीं आगे तक ले जा सकती हो, उसके बारे में बता दिया जाए। सभी लोगों ने बारी बारी से ये बताया, बल्कि हाथ खड़े कर दिए कि हमें मौके से न तो कोई भौतिक साक्ष्य मिला, न ही कोई ऐसा कोई फुटप्रिंट मिला। डॉग स्क्वाड ने ऐसे किसी भी स्मेल या स्मेल से किसी मिलने वाली किसी लीड के बारे में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की सारी टीम को मृतक के मोहल्ले में भेजा गया और दिन भर घर के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के इनके बयान लिखे गए। आसपास लोगों से ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरह का परिवार है, इनकी किससे रंजिश है, किसी से लेन देन का विवाद, और वही जरजोरू ज़मीन के बारे में जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन पुलिसिंग या बेसिक पुलिसिंग की बात होती है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग की बात होती है, ग्राउंड पर जाकर उसी को जानने का प्रयास किया गया। लेकिन कोई लीड नहीं मिली। 2 दिन तक इस एक्सरसाइज के बाद भी किसी तरह की कोई लीड नहीं मिली। जब आगे बढ़ने की कोई लीड नहीं मिली तो विवेचना की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई और लगभग 1 महीने बीत गए। न तो विवेचना आगे बढ़ी और न ही इस क्रूरतम हत्या का कोई सुराग मिला। पुलिस जस की तस जहाँ की तहाँ खड़ी थी, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे ही समय के गर्त में जैसे तमाम अपराध की घटनाएं चली गईं, ये भी चली जाएगी। कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, नई घटनाएं हो जाती हैं, नई घटना में लोग अपना मन मस्तिष्क उलझा देते हैं, पुरानी घटना के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। जिसके घर में ये घटना हुई है वो ज़रूर भाग दौड़ करके सब जगह चिरौरी विनती करता है कि साहब इसमें क्या हुआ, अपराधी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए।
लेकिन इसी बीच एक और छोटी सी घटना थाने पर हो गई। थाना जरीफ नगर पर फैमिली कोर्ट बदायूं का एक सम्मन आया, जिसमें अदालत ने बतौर गवाह मृतक को एक निश्चित तिथि पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा। यह सम्मन हत्या के एक दिन पहले अदालत से इशू किया गया था। यह सम्मन थाने पर आकर पड़ा रहा और जब उस तिथि की, जिस तिथि में गवाह को वहां उपस्थित होना था, जब ये नज़दीक आया तो सिपाही को ये तामील करने के लिए दिया जाता है और बीट कांस्टेबल को ख़ास तौर पे दिया जाता है कि वो अपने बीट में अधिकतर लोगों को जानता है, वहाँ जाकर ये संबंधित आदमी को सम्मन की तामीला करके उससे सिग्नेचर करा ले। जैसे ही बीट के सिपाही को ये तामीला करने के लिए दिया गया, उसने थाना कार्यालय को बताया कि साहब, इस गवाह की तो मृत्यु हो चुकी है, इसकी हत्या तेजाब से जलाकर कर दी गई थी। वैसे तो सामान्य रूप से इस तरह के जो जैसे सम्मन तामील करने में ही सबसे बड़ा खेल तमाशा होता है। वो जो फेमस डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो इसलिए लगती है कि जिस गवाह को, जिस व्यक्ति को, जिस पुलिस वाले को बतौर गवाह बुलाने के लिए सम्मन भेजा जाता है, उसको अगर नहीं जाना है तो वो सिपाही से अपनी बातचीत कर लेता है। आप समझ सकते हैं कि इस बातचीत में क्या होता होगा। और सम्मन के पीछे सिपाही ये रिपोर्ट लगा देता है कि साहब वो दिए गए पते पर नहीं मिले, घर में ताला बंद मिला, दिया गया पता गलत था, और अदालत की फाइलों में ये लग जाता है। फिर अगली तारीख में फिर नए सिरे से उस आदमी की ढूंढाई शुरू होती है। तो ये बात कोर्ट की मुंशी, सम्मन तामील करने वाले सिपाही, थाने का स्टाफ और उस व्यक्ति जिसको अदालत में हाजिर होना है, उसके बीच का एक जो कनेक्शन है, उसके बीच की जो ये आपस में समझ है, ये समझ क्यों होती है आप खूब जान सकते हैं। आप जानते भी होंगे ये समझ कैसे पैदा होती है और कौन बीच में आकर या किसको पाकर ये इस समझ को अपने आप पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी गवाह को, जिसको सम्मन किया गया है, उसकी किसी कारण से मृत्यु हो चुकी है, तो इसकी रिपोर्ट थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर से अदालत में सबमिट की जाती है, क्योंकि इसमें भी बहुत बार तमाशे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत बता दिया गया जो अपने घर में बराबर मौजूद रहा। इसलिए जिम्मेदार आदमी को थाने की रिपोर्ट, मृत्यु संबंधी रिपोर्ट देने की ये प्रथा है, लिखा पढ़ी में कहीं नहीं है। ये प्रथा है कि इस तरह की सूचना अदालत को देनी हो तो थानाध्यक्ष के सिग्नेचर से ही जाएगी। लिहाजा सिपाही ने ये सम्मन और ये बताया उनको कि साहब इस तरह से फलां आदमी का सम्मन आया है। पंकज लवानिया ने देखा तो उनका माथा ठनका। उन्होंने कहा कि ये किस तरह का मुकदमा है, और इतनी बार मैंने भी बातचीत की, वो जो बाकी पुलिस टीम भेजी गई थी उसने भी बातचीत की, सर्विलांस वालों ने भी तमाम इसमें जांच पड़ताल की, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये बीच में छूट कैसे गई? ज़रूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसी दिन उनको मुख्यालय जाना था, वो अदालत गए, फैमिली कोर्ट में उन्होंने फ़ाइल निकाली और फाइल निकाल के उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको देखा कि दरअसल हुआ क्या है, क्यों बुलाया गया है इनको बतौर गवाह। तो फाइलों से ये पता लगा कि मृतक की बेटी तस्कीन 10-15 वर्षों से पिता के साथ ही रह रही है और शादी के थोड़े दिनों बाद ही वो ससुराल में किसी वजह से नाराज़ होकर या नाराज़गी में या और तमाम वजहें हैं, उससे अपने पिता के पास चली आई और तब से वापस नहीं गई। और मृतक ही बराबर कोर्ट में पिछले इतने सालों से उसको भरण पोषण भत्ता, हर्जा खर्चा या मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, उसके लिए अदालतों की लड़ाई लड़ता रहा। फैमिली कोर्ट में वो मुकदमा लड़ रहा था और पारिवारिक न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में, इसका जो वाद संख्या था वो 114/17 था। और अभी हाल में ही अदालत ने तस्कीन के पति को यह आदेश किया था कि तस्कीन के भरण पोषण के लिए 48,000 रुपये तत्काल उपलब्ध कराए जाएं तस्कीन को, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। जैसे ही ये जानकारी मिली, इंस्पेक्टर ने तस्कीन और उसके पति वजाहत सन ऑफ मंजर अली, रेजिडेंट ऑफ बागवाला, थाना जरीफ नगर, इनके मोबाइल नंबर मंगवाए। और चूंकि वो हेडक्वार्टर गए ही थे, वहाँ पर उन्होंने सर्विलांस सेल वालों को ये दोनों नंबर उपलब्ध कराए
और उन्होंने कहा कि देखिए, घटना से संबंधित अगर कोई इसमें विशेष जानकारी मिलती है तो उसको तत्काल हमें बता दें, और हमें लगता है कि संभवतः हमारी हत्या की लीड इसी से मिलनी चाहिए। इस इनपुट पे और फिर सर्विलांस सेल वालों ने उसको तुरंत सीडीआर मंगाई, उसकी एनालिसिस कराई। एनालिसिस कराने के बाद उन्होंने बताया कि वजाहत की मोबाइल की लोकेशन घटना के दिन अपने ससुराल यानी मृतक के गांव में ही मिली है। वहीं शो कर रही है कि ये वो करीब 3 घंटे वहाँ उसी टावर के भीतर यानी उस गांव में ही रहा है। ये सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट थी। पंकज लवानिया ने फ़ौरन अपनी टीम भेजकर वजाहत को उसके गांव से उठवा लिया, थाने पर लाया गया। और जैसे ही वो थाने पर लाया गया, समझदार आदमी था, वो समझ गया। उसने बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी श्रेणी के पूछताछ के चुपचाप बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि शादी के 3 महीने बाद ही तस्कीन अपने मायके चली गई। हम लोगों ने अपने स्तर से, परिवार के स्तर पे, रिश्तेदारों के स्तर पे बड़ी कोशिश की, लेकिन वो वहाँ आने को तैयार नहीं हुई। जब बात इतनी बिगड़ गई तो तस्कीन के पिता यानी मृतक ने मेंटेनेंस का एक मुकदमा पारिवारिक न्यायालय में कर दिया, भरण पोषण भत्ते का, हर्जे खर्चे का ये मुकदमा। और ये मुकदमेबाजी बहुत लंबे समय से करते रहे। कभी तस्कीन अदालत नहीं गई, लेकिन तस्कीन के पिता बराबर अदालत में इसकी पैरवी करते रहे। और अभी हाल में ही अदालत ने एक आदेश किया जिसमें 48,000 रुपये मुझे तस्कीन को देने थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं बदायूं गया और मैंने बताया वहाँ पर कि मैं बैटरी का काम करता हूँ, मुझे एसिड की आवश्यकता है। नाम पता पूछने के बाद एसिड वाले ने, चूँकि बैटरी में ही एसिड भरा जाता है या बैटरी वाले ही एसिड का काम करते हैं, उसने 5 लीटर एसिड 2200 रुपये में ख़रीदा। और उससे ये भी कहा कि भैया थोड़ा गाढ़ा दीजिएगा, कंसनट्रेटेड दीजिएगा, जिससे हम वहाँ जाकर इसमें पानी मिला के हमें बार बार ना आना पड़े, हमारा काम चल जाए। जो प्लास्टिक की जरिकेन 5 लीटर की होती है, उसी जरिकेन में 5 लीटर इसने ख़रीद लिया और उसको लेकर वहाँ सीधे अपने ससुराल की तरफ चल दिया। ससुराल ये थोड़ा जल्दी पहुँच गया, 9 साढ़े 9 बजे। तो फिर वो इधर कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ और कभी बाज़ार में घूमता रहा, समय का इंतज़ार करता रहा। लगभग 12 बजे वो अपने ससुराल के मकान की तरफ गया। उसे पता था कि उसका ससुर घर के बाहर ही सड़क के ठीक किनारे खटिया बिछाकर उसी पर सोता है। दूर से उसने अंदाज़ा लगाया कि उसका ससुर सो रहा है। पास में गया और देखा वो चद्दर ओढ़कर, चद्दर सामान्य रूप से बाहर सोने वाले इसलिए ओढ़ लेते हैं कि कीड़े मकोड़े, पतंगे और मच्छर ये सब वहाँ देहात में बहुतायत में होते हैं, जिसके कारण वो चद्दर ओढ़कर सोने की आदत होती है वहाँ लोगों की। वो चद्दर ओढ़कर सो रहा था। वजाहत ने बताया कि मैंने वहाँ जाकर देखा कि सिर किधर है, पैर किधर है। ये कन्फर्म होने के बाद कि सिर किधर है, 5 लीटर के उस जरीकेन का ढक्कन खोला और सबसे पहले उसके सिर पर, मुंह की तरफ पूरा कंसनट्रेटेड तेजाब पहले मुंह पे डाला और उसके बाद फिर मुंह से पैर तक 5 लीटर, यानी शरीर का कोई अंग नहीं बचा होगा जहाँ पर चद्दर के ऊपर उसने, चूँकि चद्दर उसके ऊपर ओढ़ा हुआ था उसने, तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट होने में, उसको रिसने में या उसको बॉडी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब तक वो मुंह के हिस्से में वो चद्दर को जला के उसके फेस तक पहुंचता या उसे पता लगता, उसके पैर तक तेजाब डाल चुका था। पूरा केन खाली करने के बाद वो आराम से टहलता हुआ वहाँ से चला गया। जैसे ही तेजाब उसके चेहरे पर पड़ा होगा, उसकी समझ में आया होगा कोई चीज़ गर्म है, बस उसने मार दिया मार दिया मार दिया कह के चिल्लाया। उसके बाद संभवतः ये एसिड उसके मुंह में या जुबान पे लग गया, जिससे जुबान भी जल गई और उसके बाद की कोई आवाज़ उसके मुंह से जो निकली भी वो समझ में नहीं आई। इतनी बात बताते ही घटना के 1 महीने 5 दिन बाद 27 जुलाई 2019 को वजाहत को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। 30 सितंबर 2019 को सभी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मौके के फोटोग्राफ,
वजाहत के मौके पर मौजूदगी के साक्ष्य, इन सभी के साथ चार्जशीट नंबर 148 30 सितंबर 2019 को संबंधित न्यायालय में सबमिट कर दिया गया। वजाहत अभी जेल में है और अपने ट्रायल का इंतज़ार कर रहा है। आज की घटना क्रूरतम हत्याओं की घटनाओं में एक है। दामाद ने अपराध किया और पत्नी के भरण पोषण का भत्ता या पैसा न देना पड़े, इसलिए उसने अपनी ससुर की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी। तो दामाद ने तो जो किया वो कानूनन बड़ा जुर्म था, कानूनन जुर्म था और कानून उसको सजा देगी, पर विवेचना में बहुत घोर लापरवाही की गई। मृतक की बेटी घर में रहती थी। एफआईआर में लिखा हुआ है कि मैं, मेरी बहन और मेरी पत्नी आवाज़ सुनकर बाहर आए। बयान भी सबके लिए गए। मृतक उसको मेंटेनेंस दिलाने के लिए 10 साल से अदालती कार्रवाई में उस अदालतों के चक्कर लगाता रहा, पर इतनी पूछताछ और जांच पड़ताल में इस बात का पता क्यों नहीं चला, ये मेरी भी समझ के परे है। बहुत बेसिक बात थी, पूछताछ में पता लग जाती, पड़ोसी बता देते कि भाई ये जो रहती है ये शादीशुदा है, तो इसकी ससुराल कहाँ है। ये अगर लोग बताते कि साहब 12-15 साल से यहाँ है, तो उसका कारण भी पता लगता। देखिए, आज की जो हमारी सोसाइटी है, फ्लैट के कल्चर को अगर आप छोड़ दें, गाँव में, मोहल्लों में और भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ दें, तो किसी छोटे शहर में भी पूरा मोहल्ला एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानता है। वो बताए न बताए अलग बात है, जानते सब हैं। और एक के घर में क्या हो रहा है, दूसरा इसको जानने का इंटरेस्ट रखता है, वो जानना चाहता है कि क्या हुआ। आज 3 लोग आए थे तो कितने बजे निकले, कौन थे, बगल के वो जो रहते हैं उनके साले थे कि उनकी बहनोई थे, और ऑलमोस्ट पूरा मोहल्ला रिश्तेदारियों में सबको पहचानता भी है। तो ये बात कैसे छिपी रह गई, क्यों सामने नहीं आई? बड़ी बात थी, बड़ी चीज़ थी, बड़ा सूत्र था, बड़ी लीड थी, लेकिन ये बात सामने नहीं आई। अगर थाने पर वो सम्मन ना आया होता तो इसका शायद ही पता लगता और ये भी फाइल जस की तस जहाँ की तहाँ पड़ी रहती। और दूसरा ये है कि आज की तारीख में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे हर ज़िले में काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में इसको परिवार परामर्श केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये पुलिस लाइंस में या एसएसपी के कार्यालय के एक कक्ष में चलता है, जिसमें महिलाएं होती हैं, पुलिस की महिलाएं होती हैं, जनता के व्यक्तियों में से जो महिलाएं अच्छी समझ वाली हैं उनको बुलाया जाता है। कुछ पुरुष होते हैं, कुछ लीगल लोग होते हैं। 6-7 लोगों की एक काउंसलिंग की कमेटी होती है। लोग दरख्वास्त देते हैं कि साहब हमारा ये पारिवारिक झगड़ा है, उसमें डेट पड़ती है। वो अदालती कार्रवाई नहीं है, लेकिन आपस की समझ से बैठ के और 50% मसले जिलों के परिवार परामर्श केंद्र में हल किए जाते हैं। लेकिन ये मसला कभी परिवार परामर्श केंद्र में भी नहीं गया। हो सकता है अगर ये परिवार परामर्श केंद्र में गया होता तो बात छोटी थी। अदालत ने 48,000 रुपये का दिया है। वहाँ पता नहीं कौन पैरवी कर रहा था। आमने सामने बैठते तो हो सकता है इस बात पे तय हो जाता कि साहब हम 5-5 हज़ार रुपये करके देंगे, हम 2-2 हज़ार रुपये करके देंगे, और पंचों के बीच में ये बात मान ली जाती है। उसकी लिखा पढ़ी होती है, फाइलों में लगता है, कोट किया जाता है उसे, तो शायद ये घटना न होती। हमें उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर आपकी राय इससे इतर है, इससे अलग है, या कोई और बात आपके दिमाग में है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।